नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया की खबरों का सुपर हिट शो राजनीति। मैं हूं राम मोहन शर्मा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजनीति में आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं। तो आज राजनीति की लीड स्टोरी में बात करेंगे राजा हत्याकांड की, जिसमें अब नरबली का एंगल सामने आया है। क्या है ये नई मिस्ट्री, बताएंगे बस कुछ ही देर के बाद। अगली स्टोरी में आपको बताएंगे अहमदाबाद हादसे के बाद कैसे एयर इंडिया के बोइंग विमान देश से विदेश तक एक बड़ी टेंशन की उड़ान बन गए हैं। राजनीति की अगली स्टोरी में बात करेंगे दिल्ली में योगी मॉडल के स्टार्ट की, जिससे बाटला हाउस में दहशत मची हुई है। और इसके बाद खबर उत्तर प्रदेश की रिवॉल्वर रानी की, जिसने सरेआम एक पेट्रोल पंप पर स्टाफ के सीने पर रिवॉल्वर तान दी। फिर यूपी पुलिस ने इस मोहतरमा का क्या किया, यह भी आप जरूर देखिएगा। राजनीति के अगले हिस्से में बात करेंगे ईरान इजराइल जंग की, जिसमें सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इजराइल के टारगेट पर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई। और राजनीति के आखिरी सेगमेंट में आपको दिखाएंगे ईरान इजराइल में जंग छिड़ी तो पाकिस्तान में क्यों त्राही मची है। विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे। और बोइंग के विमान उड़ क्यों नहीं रहे, यह सवाल इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद कई केस ऐसे आ चुके हैं जब बोइंग के ड्रीम लाइनर ने उड़ान तो भरी, लेकिन आसमान में पहुंचकर पता चला कि विमान में कोई तकनीकी खामी आ गई है, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पहले हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हांगकांग वापस बुलाना पड़ा और लंदन से चेन्नई जा रही ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को भी तकनीकी खामी की वजह से वापस लंदन लौटना पड़ा। ड्रीम लाइनर में बार बार डिफेक्ट क्यों आ रहा है? बोइंग के विमान उड़ते क्यों नहीं? अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब बोइंग ड्रीम लाइनर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कि क्या बोइंग ड्रीम लाइनर का सफर सेफ है? क्या एयर इंडिया के बेड़े में शामिल बोइंग ड्रीम लाइनर सुरक्षा मानकों पर खरे उतर रहे हैं? इन सवालों की 3 वजह देखिए। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 के पायलट ने इंजन में गड़बड़ी महसूस की और एयरपोर्ट से संपर्क करने के बाद ये फ्लाइट वापस हांगकांग लौट गई। तो लखनऊ मोसी एयरपोर्ट पर रविवार सुबह लैंडिंग के बाद टैक्सीवे पर जाते वक्त सऊदी अरेबिया एयरलाइंस के विमान के बाएं पहिए से चिंगारी और तेज धुआं उठने लगा। ये विमान जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लौटा था। वहीं तकनीकी खराबी की वजह से चेन्नई जाने वाला ब्रिटिश एयरवेज बोइंग ड्रीमलाइनर विमान रविवार को वापस लंदन लौट गया। सबसे पहले बात हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 315 की, जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था और ये तकनीकी खराबी की वजह से बीच रास्ते से हांगकांग लौट गई। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने फ्लाइट में तकनीकी खराबी की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद विमान की हांगकांग में इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला लिया गया और फ्लाइट को सुरक्षित हांगकांग के एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। फ्लाइट की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लखनऊ में अहमदाबाद जैसा हादसा टल गया। लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस के एक विमान में लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आ गई। विमान के पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। उस समय विमान के क्रू मेंबर्स के अलावा 250 यात्री विमान में सवार थे। गनीमत रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस समय हम लखनऊ एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो बड़ा हादसा था वो होने से यहाँ पर टल गया। 250 जो यात्री थी, जो हज यात्री थे, वो सऊदी अरेबिया की जो एयरलाइंस थी वो उसमें सवार थे। सऊदी अरेबिया की एयरलाइंस थी। फ्लाइट SB 3112 की लैंडिंग के दौरान ये बड़ा हादसा जो है वो होने से टल गया। बोइंग ड्रीमलाइनर के एक और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई जाने वाले बोइंग ड्रीमलाइनर विमान को रविवार को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे बीच रास्ते से ही वापस लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट लौटना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या बोइंग ड्रीमलाइनर में कोई बड़ी तकनीकी खामी आ रही है? क्या बोइंग को ड्रीमलाइनर 8 सीरीज के विमानों की जाँच करनी चाहिए? और क्या अब ड्रीमलाइनर 8 सीरीज पुराने हो चुके हैं और उन्हें रिटायर करने का वक्त आ गया है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाश किए जा रहे हैं। एक के बाद एक हुई ये घटनाएं खतरे के सायरन से कम नहीं है,
क्योंकि पिछले हफ्ते अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ वो भी बोइंग ड्रीमलाइनर के साथ हुआ और इस हादसे में विमान में मौजूद 241 लोगों की जान चली गई। अब तक इस हादसे के शिकार 80 शवों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं और अब तक 47 शव उनके रिश्तेदारों को सौंप दिए गए। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं, जिनका आज नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और राजा मर्डर मिस्ट्री में अब हत्या का नया एंगल सामने आया है। राजा रघुवंशी ने सचिन रघुवंशी ने, राजा के जो भाई हैं सचिन रघुवंशी, उन्होंने आशंका जताई है कि सोनम ने मंगल दोष से मुक्ति के लिए राजा की बलि दे दी। यही नहीं, सचिन रघुवंशी ने सोनम के परिवार वालों पर भी सवाल खड़े किए हैं और शिलोंग जाने से पहले कामाख्या मंदिर जाना सोनम के बलि प्लान का हिस्सा बताया है। राजा के घर वालों ने आशंका जताई है कि सोनम और उसका परिवार तंत्र मंत्र जैसी क्रियाओं में शामिल था, जिसका कनेक्शन राजा मर्डर केस से हो सकता है। जो तंत्र मंत्र किया था, फिर उसके बाद उनकी लड़की राजा को बेला फुसला के इंडिया में इतनी सारी जगह घूमने की है, उसको वहां लेके गई। बहुत बड़ा मंदिर है तंत्र मंत्र क्रिया करने के लिए, जो मेरे को मजबूर कर देता है कि सबसे तंत्र क्रिया वहीं पे होती है। बड़े से बड़े महाराज भी तंत्र किए जाते हैं। वहीं राजा के परिवार वालों ने शादी का एक नया वीडियो भी पेश किया है, जिसमें राजा बेहद खुश नजर आ रहा है। हालांकि उसकी ये खुशी महज चंद दिनों की थी। राजा के परिवार का तर्क है कि सोनम के परिवार ने उसकी वापसी के लिए उल्टी तस्वीर टांगी थी, जिससे सोनम का पता तो चल गया, लेकिन राजा की लाश मिली। ऐसे में परिवार इस बात का अंदेशा जता रहा है कि शिलोंग जाने से पहले कामाख्या मंदिर जाना सोनम के नरबली प्लान का हिस्सा हो सकता है। उनको आपको फोटो डाली उल्टी, जब फोटो में से आया होगा, उन्हें फोटो उल्टी लगाई थी पापा ने उसके सोनम की। सोनम जिंदा बच गई, तो सोनम उसी जगह पे लेके गई जहाँ तंत्र मंत्र क्रिया की जाती है। अपने इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है तंत्र क्रिया का, उसको वहीं लेके गई थी वो। और उसके मन में क्या विचार है क्या विचार नहीं, उसको बलि मत देनी थी, क्या देना था, सब वो कर दिया है। दरअसल शादी के केवल 12 दिन बाद ही हनीमून के दौरान राजा की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। खौफनाक मर्डर केस में मिस्ट्री के साथ सस्पेंस भी है। शातिर सोनम ने ही अपने पति की हत्या की पूरी पटकथा लिखी। हनीमून पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली सोनम का एक और वीडियो सामने आया है। ऐसा कहा जा रहा है कि वीडियो राजा रघुवंशी की हत्या से कुछ घंटे पहले का है। दरअसल सोनम और राजा जब ट्रैकिंग कर रहे थे, वीडियो में सोनम आगे आगे चल रही है जबकि राजा पीछे पीछे चल रहा है। सोनम और राज समेत 5 आरोपी फिलहाल शिलोंग पुलिस की रिमांड पर हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंपा है। एसआईटी ने मर्डर केस में सोनम सहित कई आरोपियों से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक एसआईटी टीम आरोपियों के बयान से संतुष्ट नहीं है। 23 मई को राजा रघुवंशी की शिलोंग के पास हत्या की गई थी। इसके बाद मर्डर प्लान को मुकम्मल बनाने के लिए सोनम रघुवंशी ने एक और शातिर चाल चली थी। राजा की हत्या के बाद सोनम ने 7 जून को यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया। राजा रघुवंशी के कत्ल के आरोप में भले ही मेघालय पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी मेघालय पुलिस को पता लगाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर दिल्ली से है, जहां अशोक विहार के जेलर वाला बाग इलाके में आज योगी मॉडल दिखाई दिया। डीडीए ने वहां अवैध तरीके से बनाई गई करीब 200 झुग्गियों को बुलडोजर की मार से गिरा दिया और जानकारी के मुताबिक अभी बाकी बची झुग्गियों को आने वाले 2 से 3 दिनों में गिरा दिया जाएगा। अतिक्रमण पर हुए डीडीए के इस बुलडोजर एक्शन की दहशत बाटला हाउस में भी दिखाई दे रही है, जहां कभी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार हो सकता है। ये दिल्ली की 2 तस्वीरें हैं, जिसमें पहली तस्वीर अशोक विहार के जेलर वाला बाग इलाके की है, जहां योगी मॉडल दिखाई दिया। अवैध तरीके से बनाई गई झुग्गियों को बुलडोजर की मार से गिरा दिया गया। डीडीए की तरफ से ये अभियान आने वाले 2-3 दिनों तक और चलेगा। दूसरी तस्वीर बाटला हाउस इलाके की है, जहां योगी मॉडल के बुलडोजर एक्शन की आहट से दहशत का माहौल बन गया है। जेलर वाला बाग में डीडीए ने इस कार्रवाई से पहले झुग्गियों में रह रहे लोगों को जगह खाली करने का नोटिस भी दिया था और किसी तरह का विरोध ना हो इसके लिए भारी फोर्स के साथ डीडीए की टीम मौके पर पहुंची। करीब 200 झुग्गियों को गिराया गया। डीडीए ने इससे पहले भी जेलर वाला बाग इलाके में सैकड़ों अवैध झुग्गियों को गिराया था, जिसके बाद दूसरी बार ये कार्रवाई की गई।
जानकारी के मुताबिक अशोक विहार के जेलरवाला बाग में करीब 2100 झुग्गियां बसी थी। इनमें से 1600 को बगल में बनाए गए अपार्टमेंट में फ्लैट दे दिए गए, लेकिन कई लोगों को पक्के मकान के लिए डीडीए ने अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन लोगों ने कोर्ट का रुख किया। करीब 200 लोगों को कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, जबकि बाकी झुग्गियों पर डीडीए की कार्रवाई जारी है। यहाँ पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है, चूँकि लगभग यहाँ पर 2000 के करीब झुग्गियाँ हुआ करती थी और पक्के झुग्गियाँ, और ये ज़मीन डीडीए की थी और डीडीए की ज़मीन पर अवैध रूप से झुग्गियाँ बनाई गई। लेकिन उसके बाद लगभग 600 के करीब ऐसे लोग थे जिन्हें सरकार के तरफ से इस अपार्टमेंट में, ये डीडीए का स्वाभिमान अपार्टमेंट है, जहाँ पर लोगों को झुग्गियाँ अलॉट की गई। दिल्ली विकास प्राधिकरण का दावा है कि वहां झुग्गियों में रह रहे कई लोगों को पहले ही पुनर्वास योजना के तहत पक्के मकान अलॉट किए जा चुके हैं, लेकिन जिन लोगों को अयोग्य पाया गया उनका पुनर्वास नहीं हुआ। वहीं डीडीए ने उन झुग्गियों पर कार्रवाई नहीं की जिन्हें फिलहाल कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। जो इनएलिजिबल लोग थे, इनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, जो इनएलिजिबल थे उनके अभी खाली करा के उनको तोड़ा जा रहा है। कितनी झुग्गियाँ हैं सर जिनको तोड़ा जा रहा है यहाँ पर? करीब 500। कितने दिन का एक्शन है सर ये? आज कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए। कोई विरोध हो रहा है यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं। तो पहले कोई नोटिस सर्व किए गए थे इनको? हाँ, पहले टाइम पे कर दिया। कुछ लोगों को स्टे भी मिला है सर? हाँ, स्टे वालों को छोड़ के करा। कितने लोगों को स्टे मिला है? करीब 150-200। जिन लोगों को फ्लैट दिया गया वो अपना सामान लेकर शिफ्ट होते दिखाई दिए। इस दौरान कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वहां अवैध कब्जा कर 5 से 6 झुग्गियां बना रखी थी, जिसकी वजह से जगह छोड़ने में उन्हें काफी दर्द महसूस हुआ। सबका जरूरत कुछ 99% हम ही पूरा करते थे सामान का। अच्छा। आज हम बेरोजगार हो गए हैं। अच्छा। मोदी जी फ्लैट दिए हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पीने का पानी नहीं है। हाँ। अब बहुत गंदा सर, बेसमेंट में तो इतनी गंदगी है सर, क्या बताएं सर। अशोक विहार में योगी मॉडल के बुलडोजर एक्शन का डर बाटला हाउस में भी दिखाई दिया। वो इसलिए क्योंकि एक दिन पहले ही ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने ऑडियो जारी कर दावा किया था कि डीडीए बाटला हाउस के घरों पर सोमवार को बुलडोजर चला सकती है। मुझे जानकारी मिली है कि बटला हाउस का जो मुरादी रोड का जो डीडीए डेमोलेशन करना चाहती है, वो मंडे डेमोलेशन करना चाहती है, यानी कि आने वाले मंडे, परसों, और ये हर हालत में करना चाहती है। मुझे गुप्त सूत्रों से पता लगा है इसमें से तकरीबन 21 अभी तक स्टे हो गए हैं। 52 प्रॉपर्टी पर इन्होंने जो है वो नोटिस लगाया था। ये मौका भी देने को तैयार नहीं है। अमानतुल्लाह खान के दावे के मुताबिक भले ही सोमवार को बाटला हाउस इलाके में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ना चला हो, लेकिन आगे कब बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो जाए, इसका डर वहां के लोगों में देखा जा रहा है। हालांकि बाटला हाउस में अवैध निर्माण का मामला अभी कोर्ट में है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रखी है। इससे पहले कालकाजी के भूमिहीन कैंप में डीडीए ने 3000 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया था, जिस पर सियासत तेज हो गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव बेघर हुए लोगों से मिलने वहां पहुंचे और इसके लिए दिल्ली सरकार को घेरा। पूरे 3 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी इस मूड में नजर आ रही है कि गरीबी हटाने के बजाय वो गरीब को हटाने की एक मुहिम सी छेड़ दी है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगभग 20 जगह 3 महीने के अंदर लगभग 20 जगह पर, चाहे वो मद्रासी कैंप हो, चाहे अन्य जगह हो, भूमिहीन कैंप हो, मैं 20 जगह पर इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। इनकी लड़ाई के लिए हम पूरी तरीके से मैदान में हैं। जरूरत पड़ेगी सरकार के पास जाएंगे, जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन गरीब लोगों को उनका न्याय दिलवाकर ही हम चैन की सांस लेंगे। दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर प्रशासन के एक्शन पर जहां एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज होती जा रही है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए राजू राज की रिपोर्ट। और अब बात उत्तर प्रदेश की रिवॉल्वर रानी की। यूपी के हरदोई में एक मोहतरमा के हाथ में रिवॉल्वर लेकर ऐसा बवाल मचाया कि देखने वाले हैरान रह गए। इस लड़की ने मामूली से विवाद पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी के सीने पर रिवॉल्वर तान दी और उसे जान से मारने की धमकी देने लगी। मगर इसके बाद योगी फोर्स एक्शन में आई और इस रिवॉल्वर रानी की सारी हेकड़ी निकल गई। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी की रिवॉल्वर रानी, सेल्समैन के सीने पर तानी, हाथ में रिवॉल्वर, जुबान पर गाली और जान से मारने की धमकी। हरदोई से आई ये तस्वीरें किसी के भी होश फाख्ता कर देने के लिए काफी हैं। सफेद सूट पहनी इस मोहतरमा ने रविवार की शाम एक पेट्रोल पंप पर जबरदस्त गदर मचाया।
हालांकि अपने इस तेवर के कारण ये खातून अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, मगर इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में किसी फिल्म के एक्शन सीन से कम ड्रामा नहीं है, जिसमें बुजुर्ग पिता के साथ ही जवान बेटी भी दबंगई दिखा रही है, वो भी सरेआम हाथ में रिवॉल्वर लेकर। फिल्मी सीन को मात देता हुआ यह मामला यूपी के हरदोई जिले में, जहां पेट्रोल पंप पर सेल्समैन से मामूली कहासुनी पर इस दबंग लड़की ने रिवॉल्वर निकाल ली और तो और सेल्समैन को जान से मारने की धमकी देने लगी। उनकी लड़की गन उतार कर लाई, हमारे सीने पर लगा दी, बोली है जान से मार देंगे। नाम सुरीश खान उर्फ अरीबा, पता शाहबाद उत्तर प्रदेश। ये मोहतरमा अपने बुजुर्ग पिता और बुरका नशी मां के साथ अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने आई थी, जहां सेल्समैन ने नियम के मुताबिक सीएनजी भरवाने से पहले सभी को गाड़ी से उतरने की सलाह दी, मगर लंबी दाढ़ी वाले इन हजरात को ये नसीहत बेमानी लगी और उन्होंने सेल्समैन से ही बहस शुरू कर दी। देखते ही देखते बात हाथापाई पर पहुंच गई, जिसमें मौलाना साहब की बेटी भी बढ़ चढ़ कर शामिल रही। उसने पहले तो सेल्समैन को हाथ से धक्का दिया और फिर भी मन नहीं भरा तो ये मोहतरमा तमतमाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ गई, जिसमें से लोडेड रिवॉल्वर लाकर सेल्समैन के सीने पर तान दी। उनकी लड़की गन उतार कर लाई, हमारे सीने पर लगा दी, बोली है जान से मार देंगे। इसके बाद में हमारे मैनेजर साहब निकले ऑफिस से, बात की मालिक से और फिर क्या नाम उनसे बोलिए हम क्या कर लोगे तुम हमारा, हम पुलिस को डरते नहीं हैं। सरेआम इस लड़की की इस गुंडागर्दी से पेट्रोल पंप पर मौजूद लोग सख्ते में आ गए और उनमें से एक शख्स ने लड़की को हटाकर दूर किया, मगर जाते जाते भी ये लड़की धमकियां देती रही। हालांकि उसके बाद इस तेवर का खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। योगी फोर्स ने इस मामले में शिकायत मिलते ही धमकीबाज बाप बेटी दोनों को हिरासत में ले लिया है और जिस रिवॉल्वर के दम पर इस लड़की की जुबान से शोले निकल रहे थे, उस रिवॉल्वर का लाइसेंस रद्द कर जब्त कर लिया गया है। संबंधित प्रकरण में पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची, दोनों पक्षों को थाने पे लाया गया। सीएनजी पंपकर्मी रजनीश कुमार की तहरीर पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। संबंधित लाइसेंसी रिवॉल्वर को पुलिस द्वारा सीज कर लिया गया है। प्रकरण में उन आरोपी गणों से पूछताछ की गई है, अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हरदोई पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अब देखना होगा कि योगी फोर्स के इस एक्शन से इस मोहतरमा के तेवर कैसे ढीले होते हैं। हरदोई से आशीष द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां एक बार फिर गुड्डू बमबाज की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बमबाजी की वारदात सामने आई है अटाला इलाके से, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर बदमाशों ने बम बरसाए, जिससे वहां दहशत फैल गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बमबाजी की घटनाएं वहां बढ़ी हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर प्रयागराज में कितने गुड्डू बमबाज हैं। यूपी के प्रयागराज में पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से बमबाजी की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे सवाल उठने लगे हैं कि प्रयागराज में कितने गुड्डू बमबाज हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, जिसमें पहली तस्वीर कल रात की है, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर एक के बाद एक 2 बार बम फेंके गए, जिससे वहां दहशत फैल गई। दूसरी तस्वीर 24 फरवरी 2023 की है, जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के समय माफिया अतीक अहमद के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम ने धूमनगंज इलाके में खुलेआम बम बरसाए थे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार गुड्डू मुस्लिम बम बनाने और बम बरसाने में माहिर था। अतीक अहमद के इस खास गुर्गे का प्रयागराज में ऐसा खौफ था कि उसका नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते थे। आज गुड्डू मुस्लिम वहां नहीं है, लेकिन उससे प्रभावित बदमाश प्रयागराज में ठीक वैसे ही बम बरसा रहे हैं जैसे गुड्डू मुस्लिम बरसाया करता था। इसकी एक तस्वीर प्रयागराज के अटाला इलाके से सामने आई, जहां एक रेस्टोरेंट के बाहर बाइक से आए बदमाशों ने एक के बाद एक 2 बम बरसाए, जिससे वहां दहशत फैल गई। इस हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि हमले के समय रेस्टोरेंट में कर्मचारियों के अलावा कुछ लोग भी मौजूद थे। तभी वहां तेज धमाका होता है और लोग डरकर भागते दिखते हैं।
मैं कल किचन में था, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा था क्या नहीं। हम लोग अपने कस्टमर्स में इन्वॉल्व थे। ये हुआ कि कुछ आवाज़ हुई है तो हम लोग ने बाहर निकल के देखा, मैंने और मेरे बड़े भाई ने बाहर निकल के देखा तो देखा बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी। तो ये पता चला कि यहाँ पर ये कांड हो गया है, मतलब किसी ने गोली चलाई है, बम चलाई, आई डोंट नो, मुझे इतने डिटेल नहीं पता। बट जो है जब हम लोग बाहर निकले तो देखा ये माहौल बना था। बमबाजी की इस घटना पर रेस्टोरेंट के मालिक ने थाने में केस तो दर्ज करवा दिया है, लेकिन किसी से रंजिश होने की बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब रेस्टोरेंट मालिक की किसी से दुश्मनी थी ही नहीं तो वहां बम क्यों फेंके गए? क्या बदमाशों का दहशत फैलाने का इरादा था या वजह कुछ और थी? इसकी जांच अब पुलिस कर रही है। और अब बात इंदौर की, जहां लव जिहाद के एक बड़े खेल का खुलासा हुआ है। पता चला है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने के लिए बाकायदा फंडिंग की जाती थी और फंडिंग देने का आरोप लगा है कांग्रेस के पार्षद अनवर कादिर के ऊपर। आरोप है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए अनवर कादिर ने लाखों रुपए की फंडिंग की है। अब इसकी जांच पुलिस कर रही है। हिंदू लड़की टारगेट, किसके इशारे पर पूरा खेल? अनवर कादिर ने पैसे दिए हमको, 1 लाख रुपए। बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के लिए। हाँ। इंदौर में लव जिहाद, क्या कांग्रेस पार्षद सूत्रधार? मेरे को 2 लाख रुपए देते, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। तो क्या इंदौर में हिंदू लड़कियों के खिलाफ लव जिहाद की साजिश हो रही है? क्या हिंदू नाम का सहारा लेकर हिंदू बेटियों की अस्मत को तार तार किया जा रहा है? और इस साजिश में कांग्रेस पार्षद भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस के शिकंजे में आए 2 मुस्लिम लड़कों ने जो खुलासा किया है वो हैरान कर देने वाला है। साहिल शेख और अल्ताफ का आरोप है कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने उन्हें हिंदू लड़कियों से शादी कर धर्म परिवर्तन कराने के लिए उकसाया था। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि बाकायदा कांग्रेस पार्षद ने अल्ताफ को 1 लाख रुपए और साहिल शेख को 2 लाख रुपए भी दिए थे और साहिल और अल्ताफ को शादी के बाद हिंदू लड़कियों को बेच देने का फरमान भी सुनाया था। अनवर कादिर ने पैसे दिए हमको, 1 लाख रुपए। बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के लिए। हाँ। तेरे को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए देते, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। इजराइल का टारगेट सिर्फ ईरान का परमाणु प्लान और उसका सेंटर नहीं है, बल्कि मुस्लिम देशों के खलीफा बनने की चाहत रखने वाले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई है। इसलिए इजराइल ने अब ईरानियों को तेहरान खाली करने और सेफ जगह जाने का अल्टीमेटम दिया है, जिसके डर से सबसे पहले खामेनेई बंकर में छिप गए हैं। लेकिन इजराइल का प्लान खलीफा रेडी है। इजराइल ने ठाना है खामेनेई को सत्ता से हटाना है। खामेनेई पर टारगेट से बहुत जल्द बड़ा अटैक। इजराइल और ईरान के बीच टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि अब इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान को रोकना नहीं, बल्कि खामेनेई की सत्ता का दी एंड करना है। इसीलिए इजराइल ने अब ईरान के सरकारी ठिकानों, ऑफिसेस और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री को तबाह करना शुरू कर दिया है। जिसके डर से खामनेई बंकर में छिप गए हैं, क्योंकि इजराइल के एजेंडे में अब खामनेई को मारना शामिल हो गया है। इसीलिए बीती रात इजराइल ने फॉरेन मिनिस्ट्री को टारगेट किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि शनिवार को डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक किया था। इसके साथ ही इजराइल ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, सैन्य ठिकानों पर अटैक तो कर ही रहा है, साथ ही टारगेट करके साइंटिस्ट और कमांडर भी मार रहा है। खामनेई को सत्ता से उखाड़ने के लिए इजराइल का सबसे बड़ा और पहला टारगेट राजधानी तेहरान है, जहां बीती रात इजराइल ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुर्द फोर्स और ईरानी सेना के कमांड सेंटरों पर सटीक हमला किया। इजराइल का दावा है कि इन कमांड सेंटर्स में कुर्द्स के गुर्गे ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे, इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमले कर रहे थे। इजराइल खामनेई को कमजोर करने के लिए सैन्य ठिकानों और लड़ाकों को तो मार ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट तेहरान को सबक सिखाना और खामनेई को सत्ता से हटाना है।
इसलिए इजराइल के रक्षा मंत्री कॉट्स का कहना है कि तेहरान में लोगों को इलाका खाली करने का ऐलान किया जाए। मिलिट्री ठिकानों, हथियार फैक्ट्रियों के आसपास का इलाका खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है। साथ ही इजराइल ने चेतावनी दी है कि ईरानी तानाशाह खामनेई तेहरान को बेरूत में बदल रहा है और तेहरान के निवासियों को अपने शासन के अस्तित्व के लिए बंधक बना रहा है। इसलिए वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों से लेकर तेहरान और हर जगह को तबाह किए बिना नहीं छोड़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री कार्ड्स ने बेरूत की बात इसलिए की क्योंकि अब इजराइल ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन हटाने के लिए लेबनान मॉडल अपना सकता है, जिसमें खतरे को पैदा होने से पहले ही तबाह कर दिया जाता है। क्योंकि ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए गाजा में हमास बनाया, सीरिया में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और इराक में कातिब हिजबुल्लाह को खड़ा किया था। लेकिन इजराइल ने इन आतंकी संगठनों की ऐसी हालत कर दी कि अब ईरान के किसी काम के नहीं रहे। शुक्रवार को इजराइल ने हमला तब किया जब उसको लगा कि ईरान एटम बम बनाने के बहुत करीब है। अगर ईरान एटम बम बनाने की जिद नहीं छोड़ता है तो खामनेई का खात्मा ही खतरे से बचने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि जब तक खामनेई रहेगा परमाणु बम बनाने की सनक नहीं जाएगी। जबकि इजराइल और नेतन्याहू का एजेंडा साफ है कि किसी भी इस्लामिक रिजिम को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, क्योंकि दुनिया को पता है कि इस्लामिक आतंकी न्यूक्लियर रूल्स को नहीं मानेंगे, जिससे आने वाले दिनों में दुनिया पर गंभीर संकट मंडराने लगेगा। इसीलिए इजराइल अब खामनेई को मारना चाहता है ताकि ईरान को इस्लामिक शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. इजराइल का खामनेई को निपटाने का प्लान रेडी था, लेकिन डिफेंस सूत्रों की माने तो अमेरिका ने फिलहाल इस प्लान पर वीटो लगा दिया है, क्योंकि खामनेई को मारने से मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़क सकता था। साथ ही ईरान में खामनेई के इस्लामिक शासन के खिलाफ जो विद्रोह की आग है वो उसके मारे जाने के बाद सिंपैथी में बदल सकती है। इसलिए अमेरिका ने अपने खलीफा स्टेप डाउन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए खामनेई की जान पर खतरा टाल दिया है। लेकिन खामनेई अब इजराइल, अमेरिका के टारगेट पर है, इसलिए खामनेई का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इजराइल के हमले से दहला ईरान क्या मुस्लिम देशों को एकजुट कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और इराक से आई आवाजें बता रही हैं कि ईरान ने अपना खलीफा कार्ड चल दिया है, जिसके जरिए वो इजराइल और अमेरिका को इस्लाम का दुश्मन बता रहा है। इराक और पाकिस्तान में मौलाना कुरान और हदीसों का हवाला दे रहे हैं कि मुस्लिम देशों को क्यों एकजुट होकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम फोर्स बना रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम फोर्स बना रहा ईरान, उन मुस्लिम देशों के एकजुट छिड़ने वाला है विश्व युद्ध। इजराइल के बढ़ते हमलों से ईरान और उसके इस्लामिक शासन पर खतरा मंडराने लगा है, जिससे दुनिया भर में चरमपंथी और कट्टरपंथी एक्टिव हो गए हैं। इजराइल के हमले से इन चरमपंथियों को ईरान में इस्लाम खतरे में दिखने लगा है। इसके लिए अब इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एक साथ आने का आह्वान किया गया है, क्योंकि कट्टरपंथियों ने इजराइल के अटैक को इस्लामिक उम्मा के खिलाफ युद्ध बताया है। दुनिया में मुस्लिमों के साथ कुछ भी हो, सबसे पहले पाकिस्तान माहौल बनाने के लिए आगे आता है। ईरान इजराइल टकराव में भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने की मांग की, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के पड़ोसी इराक में भी नमाज के बाद इजराइल के खिलाफ जहर उगला गया। इजराइल अटैक को इस्लाम पर खतरा बताया गया और मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ आने की अपील की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के इशारे पर इराक और पाकिस्तान समेत मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की जा रही है? क्योंकि ईरान के नेता खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं। मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहते हैं। इजराइल को खत्म कर मिडिल ईस्ट में एक छत्र राज करना चाहते हैं। इसलिए ईरान मुस्लिमों के इकलौते एटॉमिक पावर पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख इजराइल अमेरिका को इस्लाम की ताकत दिखाना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में कहा कि इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। यदि मुस्लिम राष्ट्र अब एकजुट नहीं हुए तो सभी को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध तोड़ने का भी आग्रह किया है।
इसके साथ ही पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से भी इजराइल के खिलाफ जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठक का आह्वान किया। ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। तो वहीं दूसरी तरफ इराक में भी मजहब के नाम पर मुस्लिमों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इराक में जुमे की नमाज के इमाम अयातुल्लाह मौसवी ने इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों को इस्लाम के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की। मौलवी ने कहा कि यह हमला इस्लामिक उम्मा और अमेरिका, यूरोप और इजराइल के त्रिपक्षीय अलायंस के बीच युद्ध जैसा है। बिना हार और जीत के इस युद्ध का नतीजा नहीं निकलने वाला। ईरान इराक और पाकिस्तान के सहारे सिर्फ मुस्लिमों की एकता ही नहीं दिखा रहा, बल्कि इजराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम की धमकी भी दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल गया कि उसके पास जो न्यूक्लियर बम है वो अमेरिका की वजह से बचे हैं, वरना ऑपरेशन सिंदूर में ही उसका खात्मा हो जाता। अब देखना है कि ईरान की मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश उसे इजराइल और अमेरिका के बदले की आग से कितना बचा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि ईरान की राजधानी पर इजराइल ने एक बड़ा हमला बोला है। आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है। तेहरान के नेशनल हाईवे पर धमाके हुए हैं। तेहरान के कौम हाईवे पर भीषण धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धमाकों से कई गाड़ियों में आग लग गई। आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तेहरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर जबरदस्त धमाके हुए हैं। और आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक के बाद एक कई हमले यहां पर किए हैं, जिसके बाद तेज धमाकों की आवाज सुनी गई और कई गाड़ियों में इसके बाद आग लग गई, जिसके बाद जो मुसाफिर हैं, जो यात्री हैं, वो इधर उधर भागते हुए देखे जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त हमला बोला है इजराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान के हाईवे के ऊपर। इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच ईरान में आए भूकंप को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिसकी वजह से ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल के मिसाइल अटैक की वजह से न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ होगा। लेकिन सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल वर्सेस ईरान, सबसे बड़ा घमासान। एटॉमिक सेंटर पर हमला, ईरान दहला। ईरान में भूकंप, क्या वजह है? न्यूक्लियर प्लांट। मिडिल ईस्ट में बारूदी प्रहार से तनाव बेतहाशा बढ़ चुका है। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं। वहीं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। लेकिन दोनों देशों की जंग के बीच ईरान में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और खास बात यह है कि यह भूकंप फोर्डो परमाणु संयंत्र के पास आया है। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की तरफ से, और ये देखिए यहाँ पर ये शहर है, ये जगह है, ये जो आप स्टार मार्क यहाँ पर देख रहे हैं लाल रंग में, ये कौम है जहां पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 2.5 आंकी गई है। कई तरह के सवाल हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए युद्ध की स्थिति में न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भूकंप का आना, क्या किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है? सवाल यह भी है। ईरान में भूकंप के झटकों की वजह से धरती कांप उठी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जंग के बीच इतनी तीव्रता वाला भूकंप आखिर कैसे आया? इसके कई मायने हो सकते हैं। क्या इजरायली हमले से भूकंप आया? क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही भूकंप कैसे आया? सिर्फ 2.5 तीव्रता के भूकंप से सस्पेंस बढ़ चुका है। आपको ईरान में आए भूकंप का फोर्डो कनेक्शन आगे समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले फोर्डो परमाणु ठिकाने पर इजराइल के हमले की तस्वीर देखिए। आसमान में धुएं का गुबार और तेज उठती आग की लपटें। ये तस्वीरें ईरान कौम शहर के फोर्डो परमाणु ठिकाने की है, जहां जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई।
परमाणु ठिकाने के पास तेज रोशनी देखी गई। इजराइल के इस हमले के बाद ही आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। दरअसल इजराइल को शक है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। ईरान का एटम बम फोर्डो में ही तैयार किया गया है, जिसके बाद इजराइल ने फोर्डो परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। इस हमले में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इजराइल के हमले में बर्बाद हो गए हैं। हालांकि अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं हुआ, लेकिन प्लांट के अंदर रेडिएशन की खबर है, जिसे ईरान मैनेज कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर फोर्डो में भूकंप के झटके महसूस क्यों किए गए? तो इसकी 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हो, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस हुए। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि इजराइल के हमले में ईरान के एटॉमिक सेंटर में ब्लास्ट हो गया, जहां ईरान के संवर्धन किए गए यूरेनियम को स्टोर किया गया था। और तीसरी संभावना है कि ये नेचुरल भूकंप हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। ईरान में छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन से भूकंप का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो भी अम्यूनिशन अभी तक इजराइल ने इनके ठिकानों पर, ईरान के ठिकानों पर फायर किया है, वो बंकर बस्टिंग बम्स हैं। उनसे कोई भूकंप आने की जैसी संभावना नहीं। और अब बात करते हैं एक और वॉर की, लेकिन ये वॉर 2 देशों के बीच नहीं है, बल्कि 2 गैंगस्टर्स के बीच है, जिनके नाम है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार, जो कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे, मगर इनके रिश्तों में ऐसी दरार आई कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और अब दोनों के बीच गैंग वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, 2 गैंगस्टर, दोस्त बने दुश्मन। वो एक दूसरे के क्राइम पार्टनर होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। इंडिया से अमेरिका और कनाडा से दुबई तक दोनों की तूती बोलती थी, जिन्होंने एक साथ मिलकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, मुंबई के बाबा सिद्दीकी और राजपूत करणी सेना के चीफ सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की। और तो और सलमान खान को धमकी देने और उनके घर पर फायरिंग करने में भी दोनों का हाथ रहा। इन दोनों खूंखार अपराधियों के रास्ते अलग हो चुके हैं। 2 दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जी हां, जुर्म की दुनिया से बेहद हैरान करने वाली खबर आ रही है। टारगेट किलिंग से देश विदेश में हड़कंप मचाने वाले 2 बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के रिश्तों में दरार आ गई है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी एनआईए की तरफ से शेयर की गई है। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस को बताया कि लॉरेंस और गोल्डी बरार अब अलग अलग गैंग के साथ काम कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई अब कनाडा के नोनी गैंग के साथ जुड़ गया है, जबकि गोल्डी अजरबैजान में छुपे रोहित गोदारा का पार्टनर बन गया है। यह हैरान करने वाला खुलासा तब हुआ जब हाल ही में गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के गुर्गों से पूछताछ की जा रही थी। और इस खबर ने एनसीआर की पुलिस के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे पर भी हमला कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों को ऐसे इनपुट मिले हैं कि देश के 2 बड़े गैंगस्टर्स जो साथ मिलकर के एक के बाद एक टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे थे, अब उन दोनों की राहें अलग होती जा रही हैं। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बैठे नोनी राणा के साथ मिलकर के काम कर रहा है। वहीं गोल्डी बरार रोहित गोदारा के साथ आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों की राहें अलग होने से क्राइम के ग्राफ पर असर पड़ेगा, या फिर खुफिया एजेंसियों के लिए ये एक नया चुनौती बन जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के अलग होने के सबूत इस बात से भी मिलते हैं कि जब पिछले महीने कनाडा में हरजीत सिंह की हत्या हुई थी, तो गोल्डी और रोहित ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली। इसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं लिया गया, जैसा कि पहले होता था। वहीं नोनी राणा कई महीनों से बिश्नोई के लिए रंगदारी वसूल रहा है। हरियाणा का रहने वाला नोनी अमेरिका से कॉल कर धमकी दे रहा है। इसके बाद ही खुफिया एजेंसियों का शक गहरा गया कि लॉरेंस और गोल्डी अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं। मगर बड़ा सवाल ये है कि आखिर दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन क्यों बन गए? तो इसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल जानकारी के मुताबिक दोनों की दुश्मनी की वजह लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल है, जिसे नवंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था। अनमोल बिश्नोई पर जाली यात्रा दस्तावेज रखने का आरोप लगा था, जिसे रिहा कराने के लिए बिश्नोई ने गोल्डी और सचिन से मदद मांगी थी, लेकिन दोनों ने बिश्नोई के भाई के लिए बेल बॉन्ड फाइल नहीं किया।
इसके बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के रिश्तों में दरार आने लगी। पुलिस के लिए और बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं, क्योंकि दोनों अपने अपने गैंग बहुत मजबूती से खड़े करेंगे और हो सकता है कि काउंटर वार भी शुरू हो जाए। दोनों गैंग्स अपनी सुप्रीमेसी कायम करने के लिए एक से एक बड़ा कारनामा करके दिखाना चाहेंगे, क्योंकि इनका जो नेटवर्क है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। तो दोनों के जो राइवलरी है ये तमाम एक पुलिस के लिए जानकारी रखने के लिए या उन पर निगाह रखने के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगी। Z News.